बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 452 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने नीलगिरी की शक्तियों के दर्जनों चमत्कार देख रखे थे, वैसा करने की सलाहियत रखती थी। मैंने सूफिया की तरफ से सुकून महसूस करते हुए ठहरे हुए लहजे में उससे इस्तफसार किया, अब बताओ नीलगिरी, तुम मुझसे कौन सी अहम मीटिंग करने आई हो? तुम पहले कुछ कम कठोर नहीं थे। वो ठिठोलने वाली नजर से मेरे जिस्म का एक्सरे करते हुए बोली, तिब्बत के लामाओं ने तुम्हें और भी पत्थर का बना दिया है। मैं मोम हूँ और इस मोम को तुम जैसे पत्थर ही की जरूरत है। तुम मौजू से हट रही हो नीलगिरी। मैंने उसकी बात काट कर तंबी ही लहजे में कहा। वो गहरी संजीदगी से बोली, नहीं फैजान, मैं तो असल मौजू की तरफ आ रही हूँ। आज तुम्हें इंसाफ करना होगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कैसा इंसाफ? मोहब्बत के उसूल का इंसाफ, वो ठोस लहजे में बोली। मैं अब तक भी नहीं समझ सका नीलगिरी। वो यकदम गहरी सोच में डूब गई। मुझे यूं महसूस हुआ हुस्नो शबाब का शादाब जखीरा मेरे सामने कुर्सी पर ढेर हो गया हो, लेकिन इस बताए बेबहा की रूह कहीं और चली गई हो। नीलगिरी का शफाफ बदन होले होले लर्ज रहा था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि ये लर्जाहट शदीद किस्म की जज्बाती कशमकश का नतीजा थी। उसके मरमरी वजूद में कोई तूफानी जंग जारी थी। यह मुमकिन था उसे अपने जिस्म की इज़्तिरारी थरथराहट का एहसास भी न हो। थोड़ी देर पहले मैंने खुद को जिस आजमाइश में मुब्तला पाया था, ऐसी किसी कैफियत से वो भी 2-4 थी। फैजान, वो तोबा शिकन अंदाज में टांगों की पोजीशन तब्दील करते हुए ख्वाबनाक लहजे में बोली, जब तक साहिल का उसूल मुमकिन नजर नहीं आ रहा था, फिर सोचने का डब कुछ और था। मैं मुतमईन थी कि तुम मेरी पेशगोई के मुताबिक मेरे ठिकाने तक जरूर आओगे। तुम पाकिस्तान से किस तरह अमेरिका पहुंचे, अमेरिका से ज़ूरू नारा आइलैंड और वहां से वापस अमेरिका आए, ये सब मेरे इल्म में है। अमेरिका की रियासतों अलास्का, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तुमने रब्बी मोशी खाइमर और उसकी टीम के खिलाफ जो भी कारनामे अंजाम दिए, वो मुझसे छुपे हुए नहीं है। फिर जब तुम न्यू जर्सी से नेपाल पहुंचे तो मैंने समझ लिया मेरी पेशगोई पूरी होने वाली है। मेरा मस्कन नेपाल से ज्यादा दूर नहीं था। उसी इत्मीनान ने मुझे खुश कर दिया और काठमांडू के रत्ना पार्क में साहिल के हवाले से मैंने तुम्हारी रहनुमाई भी की। लेकिन यहाँ तक पहुंचकर नीलगिरी ने बड़े दिल शिकस्ता अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। इस मर्तबा मैंने उसे टोका और ना ही रोका, बल्कि खामोश सवालिया नजर से उसकी ख्वाबनाक तिलिस्माती आंखों में यकटुक देखता चला गया। मैंने सोचा चाहे वो अपने मन को हल्का कर ले, इस तरह उसका गुबार भी निकल जाता और मुमकिन है मुझे भी काम की कोई बात पता चल जाती। वैसे भी नीलगिरी ने सूफिया की खैरियत का यकीन दिलाकर मेरी बेकली को दूर कर दिया था। निशात अफरोज लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने दोबारा बोलना शुरू किया, लेकिन मैं सुपर शक्ति के सामने बेबस हो गई। ये ठीक है कि मैं बेपनाह पुरस्रार शक्तियों की मालिक हूँ और हिमालय का इलाका मेरी अमलदारी में आता है, मगर मुझ पर और मेरे ही जैसी दूसरी शक्तियों पर एक और भी शक्ति हुक्मरान है जिसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। वो सुपर शक्ति की प्लानिंग को समझना किसी आम या खास शख्स के इख्तियार में नहीं है। सुपर शक्ति ने अपना एक मरबूत और बेदाग सिस्टम राइज कर रखा है। वो खुद किसी के तजर्बे में नहीं आती, मगर बाकी सबको अपने तजर्बा से गुजारती रहती है। मेरी और मुझ जैसी दूसरी शक्तियों की एक हद है, लेकिन सुपर शक्ति के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो किसी वक्त किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। कोई उसके सामने ना हिल सकता है और ना ही सवाल कर सकता है। मैं उसी सुपर शक्ति के सामने बेबस हो गई हूँ वैतान। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी और बड़ी बेबस था नजर से मेरी आंखों में देखते हुए बोली। उसके कुंदन बदन पर लिपटा हुआ तोरिया किसी खड हराम मुहाफिज का किरदार अदा कर रहा था। ऐसा बेपरवाह मुहाफिज जिसे अपनी रोजी हलाल करने का भी एहसास ना हो, जो मुखालफीन से गठ जोड़ करके अपने आका का सवा सत्यानाश कर रहा था। वो ट्रांसपेरेंट मोहीन तोलिया भी आवारा निगाह को रोकने की बजाय उसकी राह हमवार कर रहा था। ये तो शुक्र है इस वक्त कमरे में मेरे सिवा और कोई नहीं था और मैंने अपने हवासो नफ्स को पूरी तरह काबू में कर रखा था। नीलगिरी ने अपने बयान शरीक कलाम में कई मरतबा लफ्ज सुपर शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगर मोहतात अंदाज में इस लफ्ज के मफहूम को मुनासिब मानी दिए जाते तो नीलगिरी का इशारा सीधा सीधा कादरे मुत्तलिक की तरफ था। वो अपने इज़ार और अंदाज में ही सही खुदा की मुत्तलकियत कामलियत का एतराफ कर रही थी। ये सच है कि इस कायनात के तमाम मौजूदात अपनी अपनी जबान और अपने अपने ढंग से उसी खाले के हकीकी का कलमा पढ़ते हैं। देखने वाली आंख वो किसी भी रंग में नजर आ सकता है। फैजान, और मुझसे मुखातब होते हुए दोबारा गोया हुई, तुम काठमांडू से मेरी तरफ आने की बजाय तिब्बत की जानिब चले गए तो मेरा माथा ठिनका। मुझे पहली मरतबा महसूस हुआ कि हालात में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैं समझ रही थी। सुपर शक्ति ने किसी खास मकसद के तहत तुम्हें जोखांग टेम्पल में पहुंचाया था और वो भी चीफ लामा चिंग फू के हाथों में। बिलाशुबा चिंग फू रूहानियत और मावरायत का बहुत बड़ा आलम है। उसने जोखांग टेम्पल में क्याम के दौरान में गैर महसूस अंदाज में तुम पर बड़ा काम किया है। उसकी मेहनत और कोशिश के तफैल तुम यहाँ तक पहुंची हो।
मैं महसूस कर रही हूँ इस वक्त भी तुम चीफ लामा के साए और निगरानी में हो। वो तुम पर गहरी नजर रखे हुए है, लेकिन वो भी कब तक रहेगा? नीलकरी ने मानी खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। उसने रिनपोशी के हवाले से जिस अंदाज में बात की थी उससे जाहिर होता था कि उसे मुस्तकबिल करीब में कुछ होने वाला है। इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछता वो कहने लगी, तुम्हारे तिब्बत में क्याम के दौरान में मुझे मालूम हो गया कि अपनी मंजिल की तलाश में अब तुम्हें ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। रिनपोशी की हिदायत पर अमल करके तुम अपने मकसद को हासिल कर लोगे। चीफ लामा जोखांग टेम्पल की आबरू है। उस जैसा नादर अल वजूद शख्स शायद एक दहाई तक जोखांग टेम्पल जैसी अजीम तरबियत गाह को मैसर नहीं आ सकेगा। वैसे भी नादर परस्ती की इस दौर में बुद्धिज्म की तरक्की और तरवीज की राह में बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इसके मुस्तकबिल के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल वो लम्हे भर को रुकी फिर इजाफा करते हुए बोली, मैं तुम्हें बता रही थी जब से मुझे ये यकीन हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत को पाने वाले हो, मैंने भी अपनी मोहब्बत के उसूल की पॉलिसी तब्दील कर दिया है। हम मजीद इंतजार करना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरातिफ होगा। मैं ये नुकसान कभी नहीं उठाऊंगी। लिहाजा उसूल की बात यह है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल रही है तो मैं अपने इस हक से क्यों महरूम रहूं? तुमने जितनी शिद्दत से साहिल को चाहा, हो सकता है मैंने अपने मतलूब को इससे भी ज्यादा चाहा हो। मेरे साथ नाइंसाफी और ज्यादती क्यों हो? बस तुम्हें यही इंसाफ करना है, मोहब्बत के उसूल का इंसाफ। उसकी बात बड़ी वजह से मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी तसल्ली की खातिर मैंने उसे पूछ लिया, नीलकरी तुम किस से किस मोहब्बत की बात करती हो? उसने उल्फत भरी मगर शाकी नजर से मुझे देखा और ठहरे हुए लहजे में बोली, वहीदान क्या ये भी मुझे ही बताना होगा? जाहिर है मोहब्बत तुमने की है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। इस सवाल का जवाब भी तुम्ही को देना होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम गलत नहीं कह रहे, लेकिन तुम्हारा ये फरमाया हुआ सही बड़ा ही सफाक और बेमुरव्वत है। वो उदास लहजे में बोली, मैं इसके सिवा और किसी को भी चाहती तो फौरन हासिल कर सकती थी। मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं हो सकती थी और वो शख्स खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स तस्वुर करता। लेकिन मेरा महबूब बड़ा ही कठोर और मर्जी का मालिक है, इस पर मेरा बस नहीं चलता। वो कभी भी मेरे काबू में नहीं रहा, इसलिए तो मैं आज एक एग्रीमेंट करने आई हूँ। मैंने गंभीर लहजे में कहा, नीलकरी महबूब हवा के मानिद होता है। हवा को कभी कोई मुट्ठी में बंद कर सका है? नहीं, कभी नहीं। मैं लम्हे भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर कहा, महबूब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उस पर इख्तियार होता है और ना ही वो काबू में आता है। और जो काबू में हो, जिस तक रसाई और जिस पर दस्तरस हासिल हो, वो महबूब नहीं हो सकता। मैंने इतना कहकर उसकी खूबसूरत आंखों में झांका और कहा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस जवाब के साथ ही ये भी बता दो, तुम मुझसे किस नौयत का एग्रीमेंट करने क्यों आई हो? तुम्हारे किसी महबूब से मेरा क्या ताल्लुक? मैं एग्रीमेंट करने इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम ही वो मजकूरा शख्स हो। उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अब तो मिल गए ना तुम्हें दोनों सवालों के जवाबात। मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। उसने बड़े खुले अंदाज में मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी थी। इस हवाले से किसी जीरा और बहस की गुंजाइश और जरूरत बाकी नहीं रही थी। लिहाजा मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, तुम मुझसे क्या चाहती हो नीलकरी? वही जो तुम साहिल से चाहते हो। वो अटल लहजे में बोली, पागलपन की बातें ना करो। मैंने झुंझलाहट अमेज अंदाज में कहा, ये अच्छा इंसाफ है। वो तंजिया लहजे में बोली, एक काम तुम खुद करो तो जायज और मुनासिब है, लेकिन अगर वही काम मैं करूं तो तुम्हारी नजर में ये मेरा पागलपन होगा। अगर कोई साहिल वहीदान को हासिल हो सकती है तो फिर वहीदान किसी नीलकरी को हासिल क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम दोनों के सिंगम में कोई रुकावट नहीं डाल रही हूँ, तुम भी हमारे मिलाप के लिए तैयार हो जाओ। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर दो टोक अल्फाज में इजाफा करते हुए बोली, मैं हर कीमत पर तुम्हें हासिल करके रहूंगी। ये उसूल आर्जी या महदूद भी हो सकता है और मुस्तकिल या ला महदूद भी। इसी उसूल के सिलसिले में मैं तुमसे एक मुआहदा करने आई हूँ। मैं तुम्हारे सामने दो राहें रख रही हूँ, किसी एक राह का इंतखाब करने के लिए तुम आजाद हो। अगर तुम एक राह का इंतखाब करोगे तो दूसरी राह खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम पहली राह को मुस्तरद कर दोगे तो दूसरी राह पर चलने के लिए मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी, और तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। एक बात ज़हन में रखना कि तुम्हारे सामने कोई तीसरा रास्ता खुला हुआ नहीं है। नीलकरी ने किसी एग्रीमेंट का जिक्र इतने सनसनीखेज दिलचस्प अंदाज में किया कि मेरे अंदर एक तजस्सुस सा जाग उठा। नीलकरी मलका कौसार एक पुरिसरार हस्ती थी। इसका एग्रीमेंट भी यकीनन इसी की तरह इसरार और रमूज के हुरैरी पर्दों में लिपटा होगा। मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया और गहरी नजर से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है, बताओ कि तुम कौन सा मंसूबा लेकर मेरे पास आई हो। वो चंद लम्हा तक टटोलती हुई नजर से मुझे देखती रही, फिर नहायत ही पुरतासर अंदाज में गोया हुई, फैतान आज 6 मई है और मुझे यकीन है तुम 8 मई की सुबह तिल अवीम में हो। उसके बाद यरूशलेम रवाना हो जाओगे अपनी साहिल के साथ। वो मानिखेज अंदाज में मुझे देखते हुए लम्हे भर को मुतवक्किफ हुई, फिर अपने मंसूबे की तफसील को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं ये चाहती हूँ जब तक तुम तिल अवीम में हो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूं और हर लम्हा तुम्हें हासिल करती रहूं।
लेकिन यह असूलन और अमलन मुमकिन और मुनासिब नजर नहीं आता, क्योंकि इसी अरसे के दौरान में तुम्हें इस साइल को हासिल करने के लिए जान तोड़ कोशिश करना होगी और मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ, लिहाजा मैंने अपनी ख्वाहिश को थोड़ा महदूद कर दिया है। यानी अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि आने वाली 2 रातें तुम मुकम्मल तौर पर मेरे डिस्पोजल पर होगे तो मैं मुसालत के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन रातों का एक एक लम्हा तुम्हें खुद सुपुर्दगी की कैफियत में गुजारना होगा। मैं तुम्हें इस कदर हासिल करना चाहती हूँ कि दिल से तुम्हारी तमन्ना रुखसत हो जाए। फैजान, तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत का तसव्वुर नहीं कर सकते। जज्बात की शिद्दत और एहसासात की हिद्दत के बायस उसका बदन होले होले कांप रहा था और सांसों के तलातुम से जाहिर होता था वो सदियों का सफर भागकर तय करने के बाद मेरी कुर्बत में पहुंच गया। उसके खतरनाक अज़ाइम को समझने के लिए किसी खास अकल की जरूरत नहीं थी। वो अगर ज़बान को ज़हमत ना भी देती तो उसका अंग अंग इस तकाजे का अमीन और प्याम्बर था। मुझे यूं लगा जैसे मैं मंजिल पर पहुंचकर अपनी मंजिल की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा हूँ। मेरे अंदर कोई चीख चीख कर कह रहा था मैं नीलगिरी के किसी दाम में कदम ना रखूं। वो मेरे इरादों को आजमाने और मेरी नीयत को जांचने के लिए इतनी हसीन, दिलकश और खुद फरामोश पेश लेकर आई है और खुद को उसने इस दिलफरेब पेशकश का चीखता चिंगारता हुआ इश्तिहार बना रखा है। मुझे एक लम्हे के लिए भी डावाडोल नहीं होना चाहिए। इस लंबी सोच के मुतवादी एक और सोच की लहरें भी बह रही थी। कोई चुपके मेरे ज़हन की समात में ये अल्फाज टपका रहा था, वहीदान, तुम नाबैद हुस्न के खजाने और लाजवाल जोबन के दफीने से मुंह मोड़कर खुद को दुनिया का हमक तरीन नाशुक्रा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा ज़हन इन्हीं मुतदाद सोचों में उलझा हुआ था कि नीलगिरी ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। वो इस दौरान में काफी हद तक अपने जज्बात पर काबू पा चुकी थी और ठहरे हुए लहजे में उसने कहना शुरू किया। उसका एक एक लफ्ज फैसला कुन और अटल था, जैसे उसकी जिंदगी और मौत का मसला हो। फैजान, अगर तुम ये 2 रातें मेरे नाम कर दो तो हुसूल की राह में किसी रुकावट को ना आने दो और किसी हिचकिचाहट या गुरेज से काम ना लो तो मैं समझूंगी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। मैं वादा करती हूँ इस ख्वाहिश की तकमील के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी। नहीं, कतई नहीं। मैं एकदम उठकर खड़ा हो गया। मुझे अपनी आवाज अजनबी सी लगी। वो भी एक झटके से उठकर खड़ी होगी। मैं जानती हूँ वहीदान, ये तुम नहीं बोल रही हो बल्कि तुम्हारे अंदर कोई और बोल रहा है। उसका अंदाज ख्वाबनाक हो गया। वो जो तुमसे हजारों मील दूर दुनिया की छत पर बैठा है और तुम्हारा होने वाला सुसर भी है, वही नहीं चाहता कि उसकी फर्जंदगी में आने वाला। खैर छोड़ो, मैं तुमसे कुछ और कह रही थी। इतना कहकर वो मुतवक्कफ हुई तो मुझे ये समझने में जरा भी दुश्वारी पेश ना आई कि उसका सीधा सीधा इशारा चीफ लामा चिंग फू पोशी की तरफ था। ऐन मुमकिन था वो 100% दुरुस्त कह रही हो। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, फैजान, मैंने जिन 2 राहों का तुमसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया है उनमें से एक यानी पहली राह खोलकर मैंने तुम्हारे कदमों में बिछा दी थी, लेकिन तुमने बड़ी कतियत से मेरी पेशकश को ठुकरा दिया है। मैंने कहा था ना, अगर तुम पहली राह को मुस्तरद कर दोगे तो मैं तुम्हें दूसरी राह पर चलने के लिए मजबूर कर दूंगी। मैं तो प्यार मोहब्बत से ये मसला हल करने आई थी, लेकिन तुम्हें जोर जबरदस्ती अच्छी लगती है तो ठीक है। अब किसी मौके पर मुझे कोई इल्जाम ना देना वहीदान। उसके चैलेंज करने वाले अंदाज ने मुझे तशवीश में मुबतला कर दिया। पता नहीं वो कैसी खतरनाक धमकी दे रही थी। कुर्सी से तो उठकर खड़ी हो चुकी थी। जब उसने कदम उठाया तो एक तजस्सुस मेरे अंदर अंगड़ाई लेकर पैदार हो गया। मेरी इसरारी निगाह उसके मखमली सरापा पर से फिसलकर नशीली आंखों तक जा पहुंची। मैंने गंभीर आवाज में इस्तफसार किया, नीलगिरी, तुम अपनी बात को अधूरा छोड़कर जा रही हो। दूसरी राह के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। इंसाफ तलब मुनसफ, तुम्हारे तकाजे पर मुझे शदीद हैरत हो रही है। वो तलखी से बोली, जहाँ तक दूसरी राह का ताल्लुक है तो ये मैंने काफी अरसा पहले तुम्हें बता दी थी, जब तुम नए नए साइल के करीब आए थे। तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कब से होगी वहीदान? उसने एक लम्हे का तवक्कुफ करके बड़ी शौक निगाह से मुझे देखा और अपनी बात पूरी करते हुए बोली, तुमने अपनी मर्जी से पहली राह को बंद करके मेरी ख्वाहिश की तकमील के लिए दूसरी राह का दरवाजा खोल दिया है। मैं तुम्हारी हुसूल से दस्त बरदार नहीं हो सकती वहीदान। उसकी आवाज शिद्दत जज्बात से भर्रा गई। आज के बाद जो भी औरत तुम्हारी तन्हाई में पहुंचकर उसूल और वसूल की हुदूद को छुएगी उसके अंदर तुम मुझे पाओगे, मुझे, नीलगिरी को। मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। उसने बात ही ऐसी कह दी कि दिमाग घूम कर रह जाए, और वाकई इस वक्त मेरा दिमाग घूम रहा था। वो मेरी उथल पीथल कैफियत को नजरअंदाज करते हुए एक शाने बेनियादी से मेरे पास से गुजरी और खूबसूरत कदमों से वॉशरूम की समत कदम उठाने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ शनील का कोई थान मुतनासिब जुम्बशों के साथ फिसलते लचकते हुए आगे बढ़ रहा हो। वो मुतवाजन और दिलकश चाल का उम्दा नमूना पेश कर रही थी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, नीलगिरी, तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी किसी चाल को कामयाब होने दूंगा। तुम हमेशा मुझे आज ही की तरह साबित कदम पाओगी। तुम्हारी आज की साबित कदमी में तो किसी और का हाथ है। वो मेरी जानिब रुख फेरे बगैर बोली,
आइंदा के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान अपने मुकामात बदलता रहता है और यही वक्त फैसला करेगा कि मुस्तकबिल में कौन किसको तस्खीर करता है। गुड बाय। उसने अलविदा कहते हुए भी मेरी जानिब देखना गवारा नहीं किया। उसके अंदाज में एक एतमाद और यकीन झलकता था। यूं महसूस होता था उसने जो कहा है वो कर गुजरेगी और उसका ये दावा इंतहाई तशवीशनाक, फिक्र अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन मैंने उसे ज्यादा अहमियत ना दी। मैंने देखते ही देखते मुहीन तौलिए में लिपटा सिमटा वो रेशमी सरापा उसी होशरुबा अंदाज में वॉशरूम में दाखिल हो गया जैसे कुछ देर पहले वहां से नमूदार हुआ था। ऐसे शयाबी तुलू और गुरूब मैंने पहले कभी नहीं देखा था।